प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं डॉक्टर राजीव मिश्रा जी। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। आई हैव बीन अ फैन ऑफ योर राइटिंग्स। और डॉक्टर साहब वो वाले डॉक्टर नहीं हैं जो पीएचडी लेके कन्हैया कुमार प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब एक्चुअली प्रैक्टिसेस मेडिसिन एंड ही वर्क्स इन यूके। ब्रिटेन में आप बहुत अच्छे एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर हैं। साथ में डॉक्टर साहब की किताब है विशैला वामपंथ। और डॉक्टर साहब फेसबुक पे बहुत चर्चित लेखकों में से रहे हैं। और जो हमारे दर्शक जो जानते होंगे बाबा रामदास जी, अवनीश सर, संजय त्रिपाठी, पुष्कर दादा, आनंद राजा तक जी, उस लीग में डॉक्टर साहब भी एक बड़े काबिल राइटर। और डॉक्टर साहब से बात हो रही थी और आज की डेट में क्या हुआ कि एक टर्म चला इस चुनाव में, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो राहुल गांधी बड़े जोशो खरोश से लेकर आए और उन्होंने कहा 1 लाख रुपए हम खटाखट बांटेंगे और गरीबों को ये कर देंगे और गरीबी दूर कर देंगे। और तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एक ऐसा कंसेप्ट है। जब मेरी डॉक्टर साहब से बातचीत हो रही थी तो हमें एक किताब याद आई। उस किताब के फैन हम दोनों ही हैं, तो हमने सोचा कि हम उस किताब के माध्यम से दर्शकों आपसे भी शेयर करें कि ये पहले नहीं हुआ है। और अब मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा सर, उस किताब का नाम है एटलस श्रग्ड, रिटन बाय आयन रैंड जी। और अद्भुत किताब है, जरूर पढ़नी चाहिए। जीवन में बहुत फंडे क्लियर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी के इस वक्तव्य से और इस किताब का क्या संबंध देखते हैं डॉक्टर साहब? पहले तो मैं इस किताब को आपसे शेयर कर दूं, एन रैंड की पुस्तक एटलस श्रग्ड। यह अच्छी खासी बड़ी सी पुस्तक है, बहुत छोटे अक्षरों में, करीब 1000 पन्नों से अधिक की पुस्तक है। लेकिन यह पुस्तक मैं कहूंगा वर्थ इट्स वेट इन प्लैटिनम, वर्थ इट्स वेट इन यूरेनियम। मैं वर्थ इन वेट इन गोल्ड सिर्फ नहीं कहूंगा, क्योंकि एन रैंड को अगर आप पढ़ते हैं, समझते हैं, एन रैंड की फिलॉसफी को आपने आपके जीवन को कहीं से छुआ है, तो आप समझेंगे कि एन रैंड के लिए सबसे अच्छी ट्रिब्यूट यह होगी कि कहा जाए कि यह वर्थ इट्स वेट इन यूरेनियम। सर, रियर्डन मेटल में? जी हाँ। रियर्डन मेटल सस्ता था। अच्छा, ओके, यस, इट वाज कॉस्टली। रियर्डन मेटल सस्ता था, आप उसकी कीमत नहीं लगा पाएंगे जी। तो जी, पहले इस पुस्तक के बारे में बात जी। राहुल गांधी, कुछ लोग दुर्भाग्य से इतनी नोटेरिटी पा लेते हैं, इतनी नोटेरिटी ले लेते हैं जीवन में कि उनको यह सौभाग्य मिल जाता है कि उनका वह नाम उस एक सेंटेंस में लिया जाने लगता है जिस सेंटेंस में एन रैंड का नाम लिया जा रहा है। मतलब राहुल गांधी ने अपनी नोटोरिटी से यह सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि आप राहुल गांधी की जीवन के उद्देश्य को, लक्ष्यों को, उनके रियल इंटेंशंस को समझने के लिए ही सही, आप एन रैंड के साथ एक वाक्य में अगर राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि जैसा भी सड़ा गला घृणित जीवन है, वह धन्य हुआ राहुल गांधी का। जीवन में इससे अधिक स्थान राहुल गांधी को नहीं दिया जा सकता था इतिहास में, कि राहुल गांधी के नियत को बताने के लिए, इंटेंशंस को बताने के लिए हम आपके सामने एन रैंड की यह पुस्तक लेकर आए। सबसे पहले मैं एन रैंड के बारे में बता दूं। एन रैंड एक अमेरिकी लेखिका है, लेकिन वे अमेरिकी नहीं है, वे रूसी है। वे रूसी ओरिजिन की एक महिला है जो बहुत कम उम्र में, 17-18 वर्ष की उम्र में सोवियत रूस से भागी थी, अमेरिका गई थी। सोवियत रूस के स्टालिन के कम्युनिस्ट शासन को छोड़कर और अपने पूरे परिवार को छोड़कर वह अमेरिका गई थी। उनके पीछे उनके परिवार के साथ क्या हुआ यह उन्हें भी नहीं पता, यह किसी को नहीं पता। उनका पूरा परिवार स्टालिन के शासन के समय नष्ट कर दिया गया और वे भागकर अमेरिका पहुंची। और उन्होंने जो रूस में देखा, सबसे अद्भुत बात यह है कि एन रैंड कहती हैं कि रूस में जो सोशलिज्म आ रहा था, पूरी दुनिया में लोग
उस सोशलिज्म की ओर बड़ी आशा की दृष्टि से देख रहे थे। बड़े बड़े विद्वान इंटेलेक्चुअल्स आप नाम लें, जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आप नाम लें, प्रेमचंद, लू शुन, मतलब अब शताब्दी के अद्भुत अद्भुत मनीषी, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, जिनको भी ले, हर कोई सोशलिज्म की चकाचौंध से चमत्कृत। और एन रैंड अपनी पहली पुस्तक वी द लिविंग की भूमिका में लिखती हैं कि मैंने 12 वर्ष की उम्र में समझ लिया था कि सोशलिज्म क्या करने वाला है। अद्भुत महिला थी, अद्भुत, ईश्वर ने उन्हें प्रतिभा दी थी। मनुष्य को, मनुष्य की एग्जिस्टेंस के एसेंस को समझने की अद्भुत प्रतिभा दी थी। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस बात को समझा था और उन्होंने कहा, मुझे कभी कोई शंका नहीं थी कि समाजवाद क्या दे सकता है। तो जिन्होंने, वैन रैंड ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, पर मूल रूप से उनकी 4 पुस्तकें जो हैं वो फिक्शन की श्रेणी में आती हैं। तो उनकी पहली पुस्तक है वी द लिविंग, फाउंटेन हेड, एटलस श्रग्ड, और एक बहुत लेसर नोन पुस्तक है एंथम। और उसके अलावा उन्होंने बाकी पुस्तकें जो लिखी हैं फिलॉसफी पर लिखी हैं, और उनकी दी हुई फिलॉसफी पिछली शताब्दी में किसी एक व्यक्ति ने अपनी कोई फिलॉसफी दी है जिससे आप दुनिया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वह एन रैंड की ऑब्जेक्टिविज्म है। और उन्होंने ऑब्जेक्टिविज्म पर बहुत कुछ लिखा, और लिखा ही नहीं, सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने रिसोर्सेस से, अपने एफर्ट से, अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर ऑब्जेक्टिविज्म की थ्योरी को लेकर दुनिया के सामने गई और लोगों को समझाया कि ऑब्जेक्टिविज्म क्या है। तो एन रैंड की पूरी ऑब्जेक्टिविज्म पर बात करने के बजाय हम उनकी इस पुस्तक पर बात करते हैं, एटलस श्रग्ड पर, क्योंकि एक तरह से पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिविज्म, ऑब्जेक्टिविस्ट थ्योरी जो है वह इस पुस्तक में वर्णित है। जी, और डॉक्टर साहब, मैं ये इस पुस्तक का एक लाइन जो है, एक अद्भुत लाइन है, वो जरा सा शेयर करना चाहूंगा। फिर उसके बाद हम बात क्यों कर रहे हैं? हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, इसके भयानक भयानक परिणाम हम इस पुस्तक के माध्यम से जान सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि ये लेकर आ रहे हैं कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट अपने आप में कितना घातक है, और इसने भारत को आज तक उठने नहीं दिया। नेहरू ये कार्य कर चुके हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जेआरडी टाटा द्वारा। अब ये किताब की थोड़ी सी सर एक भूमिका देते हैं। इस किताब में होता क्या है कि अचानक से अमेरिका के जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अच्छा किताब बड़ी थ्रिलर है, बड़ी मतलब फिक्शन है तो थ्रिलर मोड में है, बड़ी सस्पेंस भी हो रहा है। सस्पेंस ये है कि अमेरिका के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई कॉपर की इंडस्ट्री ओन करता है, कोई आयरन की इंडस्ट्री ओन करता है, कोई मेटल में है, कोई प्लेन्स ओन करता है, कोई रेलवेज का बहुत बड़ा इसमें जिक्र है, रेलवेज की कंपनीज ओन करते हैं, कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन है। एक एक करके वो गायब होते जा रहे हैं, और वो अपना सब कुछ छोड़कर बस गायब हो जा रहे हैं। और ये पैटर्न है। कुछ लोग टिके हुए हैं जो अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को अभी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने जो फैक्ट्री बनाई, हम जो काम कर रहे हैं, उसकी अहमियत है, उसके माध्यम से लोगों का परिवार चलता है, या लोगों के लिए करते हैं, लोगों के लिए नहीं करते, वो स्वयं उनकी इच्छा है कुछ करने की। जैसे इस किताब में ये लिखा है, मैन्स माइंड इज हिज बेसिक टूल ऑफ सर्वाइवल, लाइफ इज गिवन टू हिम, सर्वाइवल इज नॉट। हिज बॉडी इज गिवन टू हिम, इट्स सस्टेनेंस इज नॉट। हिज माइंड इज गिवन टू हिम, इट्स कंटेंट इज नॉट। टू रिमेन अलाइव ही मस्ट एक्ट। डॉक्टर साहब, ये एक जो बात आयन रैंड जी ने कही कि एक आदमी जो धरती पर आया है, उसके पास सिर्फ एक टूल है उसको जीवन जीने का। भगवान ने समय भी दे दिया है, शरीर भी दे दिया है, अब करना क्या है? तो उसको जीने का उसके पास सिर्फ एक टूल है, वो है उसका दिमाग, मस्तिष्क। कुछ लोग होते हैं जो इस मस्तिष्क का एप्लीकेशन करके कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं जो समाज के लिए काम आता है, समाज के जीवन को बेहतर बनाता है। पर कुछ लोग चाहते हैं कि जो दूसरा कुछ पैदा कर रहा है उसको हम कब्जा कर लें, और हम उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
इस किताब के कैरेक्टर्स के माध्यम से और आज के समय के माध्यम से डॉक्टर साहब ज़रा बताएँ कि ये पहले हो चुका है क्या ऐसा? कि लोग प्रोड्यूस कर रहे थे और उन पर कब्ज़ा करके रिडिस्ट्रीब्यूशन का ये कार्य कहाँ-कहाँ हुआ है? कोई जहाँ के आप हैं, क्या उसके आस-पास कहीं परिधि में कोई स्टेट था जहाँ पर ये हुआ है? जी। सोवियत रूस अ, की कहानी सब जानते हैं। सोवियत रूस में बिल्कुल इसे लागू किया गया। चीन में लागू किया गया। चीन में लागू किया गया तो जब तक माओ जिंदा रहा, चीन आज आप चीन को विकसित रूप में देख रहे हैं। लेकिन जब तक माओ जिंदा रहा और जब तक मार्क्सवाद को उसके मूल रूप में लागू करने की जिद रही, चीन जो है अभाव, गरीबी और अकाल से जूझता रहा। रूस में यह 70 वर्षों तक इसे जबरदस्ती लागू किया गया। जब उनसे अभाव नहीं बर्दाश्त हुआ तो उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और रूस को मार्क्सवाद के चंगुल से आजाद कर दिया। जहां कहीं भी दुनिया में यह किया गया है, लोगों से उनकी संपत्ति छीनी गई है, वहां पर गरीबी आई है। और इंग्लैंड का मैं बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं। कुछ दिनों पहले ऋषि सुनक ने कहा, वी हैव ग्रोन पुअरर, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वी हैव ग्रोन पुअरर। इंग्लैंड गरीब हुआ है। मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं जब 2010 में इंग्लैंड आया, तो मैं जब 2010 में इंग्लैंड आया था तो अपने ग्रेड में जो मैक्सिमम सैलरी मुझे मिल सकती थी, मैं उस सैलरी पर अपॉइंट हुआ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके आगे सैलरी नहीं बढ़ सकती थी क्योंकि मैक्सिमम सैलरी थी। तो मैं उस ग्रेड पर 14 साल से था और 14 साल में उतनी ही सैलरी मुझे मिलती है। सैलरी नहीं बढ़ी है, लेकिन दिन पे दिन हमारे आसपास लोगों का जीवन गरीब होता चला गया। क्यों गरीब तो मैं मुझे दिखाई देता है, दूसरे लोग नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपना कैरियर शुरू से शुरू करते हैं। मैं भारत में कई साल काम करके इंग्लैंड आया था, तो मुझे वह प्रोग्रेस देखने नहीं मिला। दूसरे लोग अपना कैरियर यूनिवर्सिटी से पास करके निकलते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। तो उन्हें पता नहीं चलता कि वे एक ट्रेडमिल पर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रेडमिल उन्हें पीछे लेकर जा रहा है। अगर आप खड़े रहते हैं तो आपको दिखता है कि ट्रेडमिल आपको पीछे लेकर जा रहा है। तो इंग्लैंड में जो टैक्सेशन की दर है 60%, 40%, 45% तो इनकम टैक्स चला जाता है। उसके बाद तरह तरह के टैक्स लगकर 60 से 65% टैक्सेशन लग जाता है। तो हमसे हमारे प्रोडक्शन का 65% छीन लिया जाता है। उसका जो परिणाम होता है कि इंग्लैंड गरीब हो रहा है। और लोग उसके लिए ऋषि सुनक को गाली दे रहे हैं कि इंग्लैंड गरीब हो रहा है। भाई, आपने जो इकोनॉमी क्रिएट की है, आपने जो फिलॉसफी क्रिएट की है कि हम अमीर से छीन के गरीब को देंगे, इसमें गरीबी के सिवा और कुछ आ ही नहीं सकता। पुस्तक पर वापस आते हैं। पुस्तक में क्या जी। हुआ? हम लोग बार बार पुस्तक के अंदर जाएंगे और पुस्तक से बाहर आएंगे। पुस्तक को हुँ, डिस्कस इस तरह से कर रहे हैं। तो इस पुस्तक में क्या होता है कि एक सेंट्रल इसकी कैरेक्टर है डैग्नी टैगर्ट, जो एन रैंड की सभी कहानियों की तरह एक रोमांटिक कैरेक्टर भी है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। तो वह एक रेल रोड चलाती है और उसके लिए एफिशिएंसी सबसे महत्व की चीज है। उसका एक भाई है जो उस रेल रोड कंपनी का, उसके दादा ने वह रेल रोड कंपनी बनाई थी और कितनी मेहनत से बनाई थी, जीरो से शुरू करके बनाई थी और कंपनी को खड़ा किया था। और उसका 2 पीढ़ियों के बाद जब जेम्स टैगर्ट उस कंपनी का प्रेसिडेंट बनता है, चेयरमैन बनता है, तो उसे काम धाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसे अच्छा बनना है। उसको मोरल सुपीरियरिटी चाहिए, क्योंकि उस पर्सन में इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है। तो वो हमेशा अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है कि वह अपने साथ के लोगों से इंफीरियर है। तो उसको जो सबसे सस्ते में जो सुपीरियरिटी मिल सकती है वह मोरल सुपीरियरिटी। तो वह मोरल सुपीरियरिटी खोजता है। इस नतीजे में वह कहता है कि भाई, मेरी कंपनी का दायित्व है कि मैं लोगों का भला करूं, मैं दुनिया का भला करूं, मैं गरीबों के साथ अपना वेल्थ बांटूं, मैं गरीब देशों को, मेक्सिको में रेलवे लाइन चलाऊं जहां के लोगों को इसकी जरूरत है। तो वह क्या करता है कि फिलॉसफी ऑफ नीड को सब्सक्राइब करता है कि आपकी जरूरत है तो मुझे वह करना चाहिए जिसकी आपको जरूरत है।
और उसके बदले में डैग्नी टैगर्ट कहती है कि नहीं, मेरा काम रेल रोड को चलाना है और अच्छे से चलाना है और ऐसे चलाना है कि मैं उसमें प्रॉफिट बनाऊं। अगर मैं प्रॉफिट बना रही हूं तो इसका मतलब है कि सबका भला हो रहा है, जिसको उस रेल रोड की जरूरत है उसका भला हो रहा है, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका भला हो रहा है और उन्हें हमारी जरूरत है। तो एक ऐसा पोलराइजेशन होता है। कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनकी यह फिलॉसफी है कि हम अपना काम अच्छे से करें और हम पैसे कमाएं, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य जो है वह है कि मैं अपने लिए जीऊं। और वे ये लोग हैं, डैग्नी टैगर्ट है जो रेल रोड चलाती है, एक और पर्सन है हैंक रियर्डन जो स्टील मिल चलाता है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी स्टील कंपनी चलाता है। और जेम्स टैगर्ट का एक प्रिय मित्र है ऑरिन बॉयल, उसके भी स्टील मिल है, लेकिन उसे स्टील मिल चलाने नहीं आता। तो वह कभी भी रेलवे लाइन की जो ट्रैक चाहिए वह समय पे नहीं देता। लेकिन फिलॉसफी उसकी वही है कि भाई देखो, दुनिया में एक दूसरे का भला करना चाहिए, तो वह भला करने चलता है। लेकिन भला करने के चलने के फेर में उसकी कंपनी ढंग से नहीं चलती है, तो वह रेलवे लाइन के लिए ट्रैक नहीं दे पाता। और तो डैग्नी टैगर्ट फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, वो ऑपरेशंस की हेड है, और वह क्या करती है कि हैंक रियर्डन से एक रेलवे लाइन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करती है। और हैंक रियर्डन कहता है कि हम तुमको रेलवे लाइन देंगे, लेकिन वह स्टील का नहीं है, वो एक नए तरह के मेटल का है, जिसको बहुत साल 12 साल की मेहनत के बाद एक नया तरह का एलॉय डेवलप किया है हैंक रियर्डन ने, जो कि स्टील से सस्ता है, स्टील से बहुत मजबूत है और उससे बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वह कहता है कि दुनिया जो है, जैसे स्टील लोहे से, जैसे कि कॉपर से आप आयरन एज में आए, आयरन से स्टील एज में आए, यह रियर्डन मेटल आपको सिविलाइजेशन को लेकर रियर्डन मेटल के एज में लेकर जाएगा, जहां सारे कंस्ट्रक्शन जो होंगे वो इस स्टील से होंगे, जिसको बनाना भी सस्ता है और जिसकी कैपेसिटी बहुत अधिक है और जो बहुत हल्का है। इससे बहुत कुछ किया जा सकता है जो आज तक इमेजिन नहीं किया गया। दिस पार्ट इज फिक्शन। दिस पार्ट इज फिक्शन प्योरली बिकॉज आई सपोज, क्योंकि उसके बाद अमेरिका को इस लायक छोड़ा नहीं गया कि अमेरिका में कुछ नया बन सके, नहीं तो शायद दिस पार्ट वुड नॉट हैव बीन फिक्शन, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द बुक इज नॉट फिक्शन। तो यह पुस्तक, मजे की बात है, यह पुस्तक 1955 में लिखी गई है। इस पुस्तक में जो कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है उन इंडस्ट्रियलिस्ट का जो सिर्फ अपने फायदे के लिए अपना काम अच्छे से करते हैं, उनसे जिन्हें अपना काम करने नहीं आता, तो वे क्या करते हैं कि वे मोरलिटी के पीछे जाकर छुपते हैं, मोरल सुपीरियोरिटी के पीछे छुपते हैं कि भाई हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, हम दुनिया का भला करने के लिए काम करते हैं। और इस नतीजे में वे क्या करते हैं कि पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर देते हैं, पूरे इकोनॉमिक प्रोसेस को डिसरप्ट कर देते हैं, चौपट कर देते हैं। और यह पुस्तक जो है 1955 में जब यह पुस्तक लिखी गई थी, तब कहा गया था दिस बुक इज अबाउट अ डिस्टोपियन फ्यूचर। भविष्य में ऐसा एक दिन आएगा जब इस पुस्तक की बातें जो कही गई थी कि भविष्य की बात है, कि ऐसा एक दिन आएगा जब ऐसे लोग दुनिया को चलाने निकलेंगे जो इस फिलॉसफी के साथ चलते हैं कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य दूसरों का भला करना है। मनुष्य अगर अपने लिए जीता है तो वह कुछ पाप करता है, मनुष्य अगर अपने लिए जीता है तो अनएथिकल काम करता है, और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है कि वह संसार का भला करे। और जब लोग इस तरह की फिलॉसफी वाले लोग जब दुनिया को चलाते हैं, तो वे किसी को अपना काम नहीं करने देते। वे मैं इसमें जी जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? तो उसके बाद जब वे रियलाइज करते हैं कि वे दुनिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वे पॉलिटिकल कंट्रोल को लेकर आते हैं। फिर वे पॉलिटिकल कंट्रोल से पार्टनरशिप करते हैं, पॉलिटिकल कंट्रोल वाले उनसे पार्टनरशिप करते हैं, और वे उन लोगों को नियंत्रित करना चाहते हैं जो संसार को सब कुछ प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो एन रैंड ने एक शब्द यूज किया है इस पुस्तक की भूमिका में, प्राइम मूवर। उनकी दो पुस्तकें हैं जिन्हें आप एक ही सीक्वेंस की पुस्तक समझ सकते हैं। मेरे पास वह इस रूप में है बॉक्स सेट में, एन रैंड की फाउंटेन हेड और दूसरी है एटलस श्रग। तो फाउंटेन हेड को वह अपनी फिलॉसफी का पहला पार्ट कहती हैं
कि एक प्राइम मूवर जो है, जो दुनिया को सब कुछ देता है, उसके साथ दुनिया क्या बर्ताव करती है और वह उससे कैसे निपटता है। और जो दूसरा पार्ट है वह यह है एटलस श्रग, जिसमें कि इस कन्फ्लिक्ट का अधिक वर्णन है। और यह वर्णन है कि अगर ये प्राइम मूवर्स जो दुनिया को चला रहे हैं, जो दुनिया को नई नई चीजें बना कर दे रहे हैं, जो दुनिया में हर किसी के लाइफ को पहले से बेहतर बना रहे हैं, और वह भलाई के लिए नहीं निकले, वे आपका भला करने नहीं निकले, परोपकार करने नहीं निकले हैं, वे अपने लाभ के लिए निकले हैं। पर अपने लाभ के प्रोसेस में वे ऐसी चीजें बना कर दे रहे हैं जिनसे दुनिया चल रही है। और पूरी दुनिया को चलाने वाले जितने लोग हैं, जिन्होंने नई नई चीजें बनाई हैं, उनमें से किसी ने भी वे चीजें परोपकार के लिए नहीं बनाई, फायदे के लिए बनाई। लेकिन इकोनॉमी, एक फ्री इकोनॉमी का सिस्टम ऐसा है कि फायदा उसी का होता है जो दूसरों के लिए काम की चीजें बनाता है, उसी का भला होता है। आपको जो चीज चाहिए वही जो बनाकर देता है, उसी का भला होता है। और आपको क्या चाहिए आपको पता भी नहीं होता है, क्योंकि जब हवाई जहाज नहीं था तो किसी को हवाई जहाज चाहिए नहीं था। जब कारें नहीं थी तो किसी को कारें चाहिए नहीं थी। जब कंप्यूटर नहीं थे तो किसी को नहीं पता था कि कंप्यूटर क्या है, जो मुझे और संदीप जी को इंग्लैंड में शाम के 8 बज रहे हैं, 7:30-8 बज रहे हैं, भारत में भी आधी रात से अधिक हो रहा है, और हम दोनों आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। इस चीज को संभव बनाया जा सकता है, यह हमें नहीं पता था। किसी ने सोचा, किसी ने बनाया, यह बात उसकी दिमाग से निकली। ऐसे लोग यदि रिफ्यूज कर दें, हड़ताल कर दें, काम करना बंद कर दें और कहें चला लो दुनिया मेरे बिना, तो दुनिया के साथ क्या होगा वह इस पुस्तक में वर्णित है। और यही इस पुस्तक की सेंट्रल थीम है। जी सर, इतना बढ़िया प्रस्तावना देने के लिए बहुत दिस वाज अमेजिंग। आई वाज नॉट हियर एज अ स्पीकर, बट आई वाज हियर एज एन ऑडियंस, सुन रहा था। और इसकी सर सबसे बड़ी एक हमने एक जगह देखी, वो है वेस्ट बंगाल। वहां जी हुआ, वहां पर यही कार्य हुआ। वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को सड़क पर नंगा करके भेज दिया गया, और वो इंडस्ट्री ने रातों रात अपनी फैक्ट्रियां हटा ली। वो वेस्ट बंगाल, आप कह रहे हैं सर कि इंग्लैंड में सैलरी नहीं बढ़ी है, वो वेस्ट बंगाल आज भी उसी ट्राम पर। और मैं दार्जिलिंग गया था सर, मैंने कहा क्यों है ये जगह फेमस। टाटा सूमो चल रही है 1997-98 की, पूरा दार्जिलिंग में डीजल का धुआं चल रहा है। और बगल में आप सिक्किम चले जाइए तो क्या अद्भुत सड़कें हैं, क्या चीजें हो रही है। दार्जिलिंग फंसा हुआ है 1950 के अपने रोमांटिसिज्म में। और बंगाल तो क्या ही कहें। और क्या इंटेलेक्चुअल्स की स्पेस थी। लेकिन वहां जो आपने बात कही सर, सबसे जरूरी बात, कि जेम्स टैगर्ट और बॉयल जो है, उनको मॉरल सुपीरियरिटी दिखना है तो उनको वैलिडेशन मिलती है लेखकों से, न्यूज़पेपर के एडिटर्स से, और इस प्रकार के जो लोग जो शब्दों के खिलाड़ी। वो कह तो रहे हैं कि वो परोपकार करेंगे और परोपकार करना चाहिए और जनता का भला करना चाहिए, पर वो सिर्फ ये शब्द सामने रख रहे हैं, करना उनको कुछ नहीं है। जो अपना काम कायदे से नहीं कर पा रहा, फैक्ट्री नहीं चला पा रहा, वो बाहर निकल के भला कैसे करेगा, क्या करेगा। उसको आदत नहीं सही काम करने की। लेकिन वो मॉरल सुपीरियरिटी उनको मिलती है ऐसी पार्टीज में, जहाँ एडिटर्स बोलते हैं, जहाँ लेखक बोलते हैं, फिल्म मेकर बोलते हैं, आप बहुत क्या बात है, क्या क्यों, क्योंकि वो उनसे फेड होते हैं। ये मैं इन लोगों की भी एक, चूंकि सर और एक जरूरी बात सर, ये सारी इंडस्ट्रीज आपस में वेल कनेक्टेड थी। जो रियर्डन मेटल की थी, जो कार मेकर की हैमंड की थी, जो एयरलाइन के थे, ये सब इंडस्ट्रीज आपस में कनेक्टेड थी, तभी जनता को प्रॉपर बहुत सारी चीजें मिल पा रही थी। और एक ध्वस्त होती है तो दूसरी ध्वस्त होती है, तीसरी ध्वस्त होती है, डोमिनो इफेक्ट चलता चला जाता है। जी फिर अंत में क्या होता है, एक जगह पे क्या होता है कि ट्रेन्स। अच्छा, इसमें सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस किताब में नेशनलाइजेशन का बड़ा जिक्र है, जी कि जब ये समस्याएं ये लोग नेशनलाइजेशन पैदा करने लगते हैं जी। इस पर थोड़ा नेशनलाइजेशन जानना का जो चाहूंगा सर। उसमें जिक्र है, तो जी। उस समय तक, जिस समय तक की पुस्तक का वर्णन है, उस समय तक अमेरिका में नेशनलाइजेशन होगा यह लोगों ने सोचा भी नहीं था। मेक्सिको का वर्णन है। तो मेक्सिको में कॉपर की माइन है, फ्रांसिस्को डेनकोनिया की कॉपर की माइन है। उसका एक और बहुत केंद्रीय कैरेक्टर है फ्रांसिस्को डेनकोनिया, जो डैग्नी के बचपन का मित्र है। तो और जेम्स टैगर्ट, फ्रांसिस्को डेनकोनिया और डैग्नी टैगर्ट, ये तीनों एक साथ खेलते हैं। लेकिन
जेम्स टैगर्ट अपने आप को उन दोनों से इंफीरियर पाता है। तो बचपन से बेचारा इस कॉम्प्लेक्स में जी रहा है कि वह उनकी बराबरी नहीं कर पाता। तो फ्रांसिस्को डैनकोनिया की कॉपर की माइंस है, और जेम्स टैगर्ट वो क्या करता है कि मेक्सिको में वह बहुत बड़ी एक पहाड़ खरीद लेता है, और वह कहता है कि हम यहाँ से कॉपर निकालेंगे। उसको पता है कि लोग क्या करेंगे, उसको पता है मेक्सिको की सरकार क्या करेगी, वहां वामपंथी कम्युनिस्ट सरकार है। तो वह कहता है कि हम यहाँ से कॉपर जब निकालने लगेंगे तो ये कमीने क्या करेंगे कि वो हमसे छीन लेंगे। तो वह क्या करता है कि एक ऐसी पहाड़ी खरीद लेता है जहां कॉपर नहीं है, लेकिन लोगों को उसके इकोनॉमिक सक्सेस पर, उसके फाइनेंशियल सक्सेस पर इतना भरोसा है कि वे मान लेते हैं कि अगर डैनकोनिया ने वहां पर कॉपर की माइन खरीदी है तो जरूर वहां से बहुत कॉपर निकलेगा। और वे सारे लोग, जितने जितने भी लोग मुनाफाखोर टाइप के लोग हैं, जेम्स टैगर्ट, एरन बॉयल टाइप के लोग, वो सारे लोग धड़ाधड़ धड़ाधड़ उसकी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं। बोलता है बेटा खरीद लो, तुमको हम बताते हैं। और वह क्या करता है कि अपनी कंपनी को चलाता है, कंपनी के नाम पर खुदाई चल रही है, वहां से कोई कॉपर नहीं निकला है, कोई प्रोडक्शन नहीं निकल रहा है, लेकिन लोगों को लगता है डैनकोनिया का माइन है तो वो तो फायदा कमाएगा ही। तो लोग जो पैरासाइटिक किस्म के लोग हैं, दे वांट टू पिगी राइड ऑन हिज नॉलेज, ऑन हिज एक्सपर्टाइज, कि मेहनत वो करेगा लेकिन वो उसमें इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं। और वो ऐसे सारे लोगों को इनकरेज करता है कि ठीक है तुम मेरे माइन में खरीद लो, क्योंकि वह उन्हें पनिश करना चाहता है। और तब सरकार कहती है कि भाई ये कि सारे पॉलिटिशियंस मिलकर कहते हैं कि हमें मेक्सिको की मदद करनी चाहिए, हमें मेक्सिको में रेलवे लाइन बिछानी चाहिए। तो जेम्स टैगर्ट कहता है कि हमें रेलवे लाइन बिछानी चाहिए। वो वहां पर सेंट सेबेस्टियन माइंस पे सेंट सेबेस्टियन लाइन अपनी बिछा देता है, और टैग्नी टैगर्ट उसको मना करती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस देश की सरकार ऐसी है कि वह किसी भी दिन तुमसे तुम्हारा रेलवे लाइन छीन लेगी, नेशनलाइज कर लेगी, तुम वहां रेलवे लाइन क्यों लगाओगे। और जेम्स टैगर्ट उसे प्रेशराइज करता है, नहीं हमें दूसरों के सोचना चाहिए, हम सिर्फ अपने फायदे की नहीं सोच सकते, हम सिर्फ अपने फायदे की सोचेंगे तो कैसे चलेगा। और वह उनको जानता है कि ये क्या करने वाले हैं, ये जब आप प्रोड्यूस करने लगोगे तो ये आपसे छीन लेंगे। और फ्रांसिस्को डैनकोनिया बहुत पहले से स्ट्राइक के मोड में है, वह इन्हें पनिश करने के लिए क्या करता है, वहां कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता। तो जब कुछ साल बाद ये लोग क्या करते हैं कि उसकी माइंस को नेशनलाइज करने जाते हैं तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। और डैग्नी टैगर्ट ने वहां जो रेलवे लाइन बिछाई है, वह ख्याल रखा है, उसे पता है कि लोग उसकी रेलवे लाइन नेशनलाइज हो जाएगी, तो उसने अपनी सबसे खराब लाइन वहां बिछाई है और सबसे खराब ट्रेनें वहां चलाई हैं, जिससे कि अगर सरकार उसको छीन भी ले तो उसको कोई नुकसान ना हो। तो जिस देश में सत्ता इंडस्ट्रियलिस्ट को यह आश्वासन नहीं देती है कि आप अपनी मेहनत की कमाई आपके पास रहेगी, आप जो प्रोड्यूस करेंगे वह आपका होगा, अगर सत्ता इसका आश्वासन नहीं देती है, दूसरे शब्दों में सत्ता आपको आपकी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी नहीं लेती है, तो जिन लोगों को वेल्थ क्रिएशन आता है, जिनका स्किल है वेल्थ क्रिएशन, वे वहां पर वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे। और यह फ्रांसिस्को डैनकोनिया ने उन्हें पनिश करने के लिए दिखा दिया कि तुम मुझसे जबरदस्ती काम कैसे करवा लोगे, मैं तभी कर सकता हूं जब मैं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा माइंड जो है वह एक फ्री माइंड है। यहां पर मैं कहूंगा कि आपने जो लाइन दिखाई थी वह फिर से दिखाएं तो उसका रिलेवेंस समझ में आए। मैं और हम जब फ्रांसिस्को डी एनकोनिया की बात करते हैं सर, तो साथ में मुझे याद आते हैं अनिल अग्रवाल जी, जो रहने वाले तो बिहार के हैं, जी और बिहार और झारखंड मिनरल रिच है, पर उस बंदे की एक भी फैक्ट्री बिहार में नहीं। उनका प्रयास था कि वो जाएंगे मतलब बिहार और कुछ करेंगे, पर वापस से जैसे ही तेजस्वी आए, सबने हाथ जोड़ लिया, कह रहे भैया रहे दो। दूसरा सर, आपने मैं वो लाइन फिर से दिखाना चाहता हूँ, मैंने जेम्स टैगर्ट की बात पर आ, उसकी पत्नी थी शेरिल, जी वो अक्सर उसको थोड़ा कंफ्यूजन था, डैग्नी बहन थी जेम्स टैगर्ट की, तो शेरिल को ये लगता था कि जो कार्य बढ़िया हो रहा है वो जेम्स टैगर्ट कर रहा है, क्योंकि जेम्स टैगर्ट वैसा अपने आप को करता था और डैग्नी को किसी क्रेडिट से मतलब नहीं था।
तो जिस दिन वो जान जाती है शेरिल कि ये कार्य तो एक्चुअली में डैग्नी कर रही थी और जेम्स टैगर्ट नहीं कर रहा था, वो एक लाइन बोलती है सर उसको। मैं जेम्स टैगर्ट की हालत दिखाने के लिए ये बात आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जी। Cheryl shuddered and suddenly and dropped her head. Oh God, if you knew what the hell Jim has been giving me, because I believed just what you said. Dagny, I'm afraid of them, of Jim and all the others. Afraid of something they will do. If it were there that I could escape, but afraid as if there is no way out. And I'm afraid of what they are and that they exist. जेम्स टैगर्ट की पत्नी कहती है कि मैं इस बात से डरती हूँ तो कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। और मैं इसमें सर वही वाली जो लाइन थी, सॉरी, एक चीज दिखाऊं सर आपको इस किताब में, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और साथ में उसके मैं एक और चीज आपको दिखा, मतलब जो आपने लाइन कही वो मैं दिखाऊंगा। एक चीज इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा सर, शायद जनता को भी मजा आएगा। और ये मैंने आज आज डिस्कवर किया सर। ये डेट देख रहे हैं सर? जी हाँ। ये डेट इस किताब में है, उस दिन डैग्नी को रियलाइज होता है, August 5। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी August 5 अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण डेट है सर। जी हाँ, यहाँ सारे बड़े और धमाके अगस्त 5 को होते हैं। the calendar in the distance said August 5 कुछ, मतलब आई डोंट नो इफ, जस्ट इंटरेस्टिंग। उसमें एक कैरेक्टर आता है जो पूरी कहानी में लगातार उसका जिक्र होता है, हु इज जॉन गॉल्ट। तो लोग लगातार पूछते हैं हु इज जॉन गॉल्ट, और कोई नहीं जानता है हु इज जॉन गॉल्ट। जॉन गॉल्ट उस कहानी का एक कैरेक्टर है जिसने यह स्ट्राइक शुरू की थी। जॉन गॉल्ट जो ये फ्रांसिस्को, लोग खो रहे थे, जो लोग गायब हो रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट, हाँ, उनका। जी। तो जॉन गॉल्ट, फ्रांसिस्को डैनकोनिया और एक और मित्र है उनका रैग्नर डेनिस गल्ट, जो एक पायरेट बन जाता है। ये तीनों कॉलेज के समय के मित्र थे और ये तीनों फिलोसॉफिकली अलाइंड थे। तो ये तीनों की फिलॉसफी एक थी, और इस कैरेक्टर में जॉन गॉल्ट उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर आता है जिन्हें कहता है कि तुम क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो, तुम दुनिया के लिए प्रोड्यूस करते हो। इस दुनिया में ऐसे पैरासाइट्स आते हैं जो तुम्हारे मेहनत का, तुम्हारे एफर्ट को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, उसको तुमसे छीनना चाहते हैं। तुम उनके लिए प्रोड्यूस मत करो, तुम उनके लिए प्रोड्यूस करना बंद कर दो और दुनिया के मोटर को रोक दो। एक ये बड़ी इंटरेस्ट, जी। इफ यू चूज टू हेल्प अ मैन हु सफर्स, वो ये नहीं कह रहा है कि आप गरीब की या किसी की मदद मत करिए, बिल्कुल करिए, Beautiful. If पर you choose to डू इट help a ओनली ऑन man who द, suffers, do it only on the ground of his virtues, of his fight जी to recover of his rational record, or of the fact that he suffers unjustly, then your action is still a trade, but his virtue is the payment for your help. But to help a man who has no virtue, to help him on the ground of his suffering as such, to accept his faults, his need as a claim is to accept the mortgage of a zero on your values. वह कहता है जो लोग, आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसकी मदद करें जिसमें कुछ गुण हो, जो आपकी मदद को लेकर ऊपर उठे, आपकी मदद को लेकर आगे बढ़े और जीवन में वापस वह चीज अचीव कर सके जो उसने खो दिया। अगर खास तौर से अगर या फिर उसने कोई चीज को अनजस्टली, किसी ने उससे कोई चीज अनैतिक रूप से छीन ली हो और इस बात के लिए आप उसके साथ हो और आप उसकी मदद करना चाह रहे हो, तो आप उसकी मदद करें। पर उस व्यक्ति की मदद करने का कोई कारण नहीं है जो जिसमें कोई गुण नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकता, जो कुछ करने को तैयार नहीं है, सिर्फ उसको नीड है। व्हाट विल दोज डू हु कांट डू एज मच एज यू डू, व्हाई शुड दे हैव एज मच एज आई डू, एज आई गेट। सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति जो काम नहीं करता, जो कुछ भी नहीं करता, दारू पीता है, गांजा पीता है, ड्रग्स लेता है, पड़ा हुआ है, उसको मुफ्त में चाहिए। पूरे इंग्लैंड की हालत में बता रहा हूँ, इंग्लैंड की गरीबी, और मैं कह रहा हूँ इंग्लैंड एक गरीब देश है, सिर्फ इसकी गरीबी अभी कुछ सालों तक छिपी हुई है, वह बड़ी नंगी होकर सामने आएगी। तो इंग्लैंड की गरीबी का मूल कारण क्या है? यहाँ करोड़ों ऐसे लोग हैं, लाखों ऐसे लोग हैं जो बिना काम किए सिर्फ इस क्लेम पर जी रहे हैं कि भाई मैं काम करूं या ना करूं, आई हैव अ नीड, मुझे जरूरत है,
एंड माई नीड इज क्लेम ऑन योर प्रोडक्शन। आप जो प्रोड्यूस करते हो, माई नीड इज एक्नॉलेज्ड एज अ क्लेम ऑन व्हाट यू प्रोड्यूस। तो ऐसे लोगों की मदद करना, अपनी मूल्य को घटाना, शून्य करना है, अपने मूल्य को जीरो बनाना है। तो ऐसे लोगों की मदद ना करें। मदद उसकी जरूरत के हिसाब से ना करें, मदद उसकी करें जो आपकी मदद पाकर इंडिपेंडेंट हो सके, जो आपकी मदद पाकर स्वावलंबी हो सके, सक्षम हो सके। जो आज भी निकम्मा पड़ा हुआ है, आप उसकी मदद कर देंगे, आपकी दी हुई मदद को खा पी के पचा के वो फिर भी निकम्मा पड़ा रहेगा। ऐसे लोगों की मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं। जी, और सर इसी में जो आपने बात कही थी कि मैं जो पहली लाइन कही गई थी कि मैन्स माइंड इज हिज ओनली टूल। दुनिया में तमाम जानवर हैं जिनके अपने अपने कुछ ना कुछ टूल्स हैं जिस पर वो सरवाइव करते हैं, हर दिन खाना ढूंढते हैं, कुछ करते हैं। शेर के पास दांत है, किसी का पंजा है, लोमड़ी के पास बुद्धि है, कुछ भी है। जी, मनुष्य के पास क्या है दिमाग जी। के अलावा? मनुष्य और जो ना लोग तो किसी से तेज दौड़ सकता है, ना तो पेड़ पे बंदर से तेज चढ़ के रह सकता है, ना तो पानी में तैर सकता है मछली से तेज, मगरमच्छ से तेज। मनुष्य ना उड़ सकता है, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। फिजिकली मनुष्य सरवाइव नहीं कर सकता। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसको सरवाइव करने के लिए उसका माइंड मिला है, और वह अपने माइंड के रेशनल प्रयोग से अपने इन्वायरमेंट को समझता है, अपने इन्वायरमेंट को अपने अनुसार बदलता है। मनुष्य दूसरे जानवर जो हैं वे इन्वायरमेंट के, उनका इन्वायरमेंट उनके अनुसार बदलता है, जी, लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा जानवर है, वो दूसरे जानवर जो हैं वो उनका अपने इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं, और वे इवोल्यूशन के भरोसे। किसी ने नाखून बड़े कर लिए, किसी ने दांत बड़े कर लिए, किसी ने तेज दौड़ना सीख लिया, और वो अपने इवोल्यूशन से सर्वाइव करते हैं। किसी ने मनुष्य कुछ एकमात्र हथियार बना लिए, टूल्स बना लिए, आग मनुष्य पैदा ने कर दी। मनुष्य ने क्या किया? हथियार बनाए, आग पैदा की, जो कुछ भी किया। आग देखा तो पता किया कि आग जलती कैसे है, मैं इसको कैसे जला सकता हूं, मैं क्या करूंगा कि मैं जब चाहूं तब आग को जला सकता हूं। टूल्स बनाना सीखा। उसके बिना आप एक मनुष्य को नंगा खड़ा कर दें और छोड़ दें तो 10 मिनट भी इस धरती पे सरवाइव करने लायक नहीं है। उसको कोई ना तो किसी प्रीडेटर से आप तेज भाग के बच सकते हैं, ना आप दौड़ा के किसी भी जानवर को पकड़ के खा सकते हैं। एक भी जानवर है धरती पर जिसको कि मनुष्य जब चाहे दौड़ा के पकड़ ले और पकड़ के खा ले? हमें ऐसे जानवर पालने पड़ते हैं, ऐसे जानवर हमने क्रिएट किए। अगर आपको मांस खाना है तो आप चिकन को क्रिएट करते हो, जिसको कि आप पाल सकते हो, भेड़ को क्रिएट करते हो। नेचर में मनुष्य ना तो किसी जानवर को मार के खा सकता है, कोई जानवर मनुष्य से धीमा नहीं दौड़ता, ना तो मनुष्य एक प्रेडेटर से भाग के बच सकता है। बिना अपनी बुद्धि का प्रयोग किए आप सर्वाइवल आपका संभव नहीं है। Man's और तो mind is his basic tool of survival. Life is given to जी, him, survival is not. His body is given, his mind is given to him, his survival is not. His body is given to him, its sustenance is not. आप अपने शरीर को सस्टेन नहीं कर सकते। His हिज mind माइंड is इज गिवन टू given हिम, to इट्स him, its कंटेंट इज नॉट। content is not. आप क्या सोचेंगे या आप पर निर्भर करता है। आपके माइंड में जो चीज है वह पहले से प्लान्ड नहीं है। दूसरे जानवर जो हैं उनके सर्वाइवल के जितने स्किल हैं वो उनके जीनोम में, वो उनके जीन में इनकोडेड है। मनुष्य के जी, सर्वाइवल का जो टूल है वह उसके जीन में इनकोडेड नहीं है, वह लर्निंग से आता है। हम स्वयं चूज करते हैं, चुनते हैं कि हम क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, और अगर सही तरीके से सोचना सीखेंगे तो इस धरती पर सर्वाइव करेंगे, और अगर सही तरीके से सोचना नहीं सीखेंगे तो हमारा सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। दूसरा कोई जानवर ऐसा नहीं है। ये जॉन गाल्ट का एक स्पीच है इस पुस्तक में, बहुत लंबा जी, एक स्पीच है जॉन गाल्ट हाँ, का, आई एम जॉन गाल्ट स्पीकिंग, जहां वह ये अपनी उसी से है। दुनिया को बोलता है, यह उसी से है। तो यहां वह कहता है कि दूसरे सारे जानवर जो हैं अपने इंस्टिंक्ट के बल पे जीते हैं, उनका इंस्टिंक्ट उनके जीनोम में होता है। मनुष्य जो है अपने इंस्टिंक्ट के बल पर नहीं जीता। मनुष्य के इंस्टिंक्ट में इतना नहीं है प्रोग्राम्ड कि वह धरती पे जी सके, वह अपनी रैशनैलिटी के बल पे जीता है। वह सोच पाने की, सही ढंग से सोच पाने की अपनी क्षमता के कारण मनुष्य इस धरती पर जीवित है। इसलिए मनुष्य सर, क्या करता है? अपने बुद्धि का प्रयोग करके कुछ चीजें बनाता है, और उन चीजों के भरोसे मनुष्य जीवित है इस धरती पर। इसलिए एक मनुष्य से
उसकी बनाई हुई चीजें उससे छीन लेना, उससे उसका मोड ऑफ सर्वाइवल छीन लेना है। अगर आपने मनुष्य से वह चीजें छीन ली जो मनुष्य ने बनाई है, तो आपने उससे उसके जीने का आधार छीन लिया। तो इसलिए एक मनुष्य के का बट टू थिंक इज एन एक्ट ऑफ चॉइस, द की टू व्हाट वी कॉल ह्यूमन नेचर। तो मनुष्य का सोचना जो है उसकी चॉइस है। जी। और मनुष्य अपने सोच से जो चीजें प्रोड्यूस करता है, अपने थिंकिंग से जो चीजें प्रोड्यूस करता है, उनके भरोसे ही मनुष्य इस धरती पे जीवित है। इसलिए आप एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां मनुष्य से उसकी प्रोड्यूस की हुई चीजें छीन लेंगे, तो आप उससे उसके जीने का अधिकार छीन रहे हैं। यह जो युद्ध है दुनिया में, लोग कहते हैं ह्यूमन राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉपर्टी राइट्स। जी नहीं, प्रॉपर्टी राइट इज द मोस्ट बेसिक ऑफ ह्यूमन राइट, क्योंकि मनुष्य उन प्रॉपर्टीज के भरोसे ही जीवित है जो उसने क्रिएट की है, उसकी क्रिएट की हुई, ना कि दूसरों से छीनी हुई, ना कि सामंती व्यवस्था के माध्यम से जमा की हुई। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से जो चीजें क्रिएट की हैं, उनको उससे छीन लेना, उससे उसके जीवन का अधिकार छीन लेने के बराबर है। और इसलिए कैपिटलिज्म जो है ओनली मोरल कोड है जो इस धरती पर, जिसके माध्यम से इस धरती पर ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर सकता है। यहां पर बात आती है कैपिटलिज्म की, कैपिटलिज्म है क्या और उसके साथ क्या होता है। और पूरी पुस्तक जो है वह इसी की कहानी है कि जब कुछ लोग अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धि से समाज को खड़ा करते हैं, और अमेरिका जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वह मोमेंटम में चल रहा है। 100 वर्षों तक अमेरिका में सरकारों का उद्योगों पर, इंडस्ट्री पर नियंत्रण शून्य था, और अमेरिका जो बना है वह उसी के बल पर बना है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना है, तो इसीलिए बन पाया है क्योंकि अमेरिका में सरकारों का उद्योगों पर नियंत्रण शून्य था। लेकिन 1930 वेल्थ के बाद, क्रिएशन का कंसेप्ट लेके आया अमेरिका। जी हाँ, वेल्थ क्रिएशन का कंसेप्ट अमेरिका लेकर आया हो ऐसा नहीं है, लेकिन माहौल दिया। हाँ, लेकिन जो सारी चीजें हैं एक साथ जुट गई, इतना इतनी बड़ी जमीन, इतना नेचुरल रिसोर्सेस, इतने जगह से लोग वहां आकर बैठे, सब अपने साथ इतना सारा आइडिया लेकर आए, और सबसे बड़ी बात, आइडिया ऑफ फ्रीडम। हाँ। अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। अमेरिका इसलिए बचा हुआ है क्योंकि आज भी अमेरिका के, कम से कम सिद्धांत रूप से सही, आज भी अमेरिका की फिलॉसफी में लिबर्टी एक सेंट्रल शब्द है। इंग्लैंड की बात मैं बताता हूं, इंग्लैंड में लोग, सच बता रहा हूं, आपको अजीब लगेगा, हंसते हैं कि अमेरिकन हर बात में लिबर्टी को लेकर आते हैं। लिटरली इंग्लैंड में लोग इस बात पर हंसते हैं कि इंग्लैंड, कि अमेरिका वो कहते हैं लिबर्टी एक ओवररेटेड चीज है। अमेरिका हर बात में लिबर्टी को लेकर आता है, और मुझे सोचकर हंसी आती है, कैसा सिविलाइजेशन है इंग्लैंड, जो सोचता है कि बिना लिबर्टी के सिविलाइजेशन, बिना फ्रीडम के सिविलाइजेशन संभव भी है। विचित्र है, इसे नष्ट हो जाना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं है, 100 सालों बाद आपको कोई इंग्लैंड नहीं दिखेगा, इट विल जस्ट नॉट एग्जिस्ट, और ये क्योंकि वही साइक्लिक प्रक्रिया है जो हमारे साथ भी हुई सर। 2000 जी, साल पहले हम भी रिच थे, सब कुछ था, और इसी फिर हमने प्रकार के जब सोचा, हाँ जी, और बात 2000 साल पहले की क्यों करें। भारत ने आज, जैसे आपने उदाहरण दिया कि हम और आप सामने बैठ के बात कर रहे हैं, 5G कौन लाए? धीरू भाई अंबानी जी से पहले किसने, सरकारी जब हम लोग नियंत्रण में थे तो हम लोग को कहाँ टेलीफोन लगवाने के लिए, दस सर दस मैं साल थोड़ा के सा पंद्रह पंद्रह चाहूंगा साल का पर्सनल टेलीफोन एक्सपीरियंस। होता था, जी। और विधायक की चिट्ठी लगती थी। आज ही नितिन त्रिपाठी भाई ने लिखा है कि दादाजी डॉक्टर थे, ये दिखाकर, और विधायक जी का ये लगाकर, सोर्स लगाकर घर में टेलीफोन लगा। टेलीफोन की लाइन लगना कितनी बड़ी बात होती थी सर, और अचानक से सन 2000 में हर आदमी के पास टेलीफोन था, 500 रुपए में। एक आदमी ने सोचा ना, एक आदमी कपड़ा बेचने निकला था, उसने ये सोचा कि चलो ठीक है, कपड़े का बैकवर्ड इंजीनियरिंग करते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, जो रॉ मटेरियल है, कॉटन हटा के, खादी हटा के, वो टेरिकॉट और सस्ता कपड़ा लेकर आए। जिसको ध्यान हो, गुरु फिल्म देख लें, बाकी अंबानी जी की अलग कहानी अलग से पढ़ लें। फिर वो करते करते पेट्रोलियम, फिर रिफाइनरी। सर आज वही रिफाइनरी है जो हमारे काम आ रही है, जो रशिया से आप सडनली तेल लेना शुरू कर चुके हैं, और फिर यूरोप आपकी द्वारा काम करने की एक बात।
कुछ प्रोड्यूस कर जाने की बात। उन्होंने अपना जीवन तो बनाया, पता नहीं कितने लाखों लोगों का जीवन बनाया, अपना कर्म करने की बात। और उसमें भी सर कितने लोग उनके खिलाफ थे, पूरी सरकारें उनके खिलाफ थी। और आज यही भी है, चीज इस आज हाँ भी आज है, भी है। आज भी चुनाव लड़ना है आपको तो आप क्या करते हैं कि अंबानी अडानी को गाली दे दो। पर यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ, इंग्लैंड में पेट्रोल की कीमत 2 गुनी हो गई। 90 पेंस से बढ़कर, जो कोविड के समय में 90 पेंस थी, बढ़ के करीब करीब 2 पाउंड चली गई थी। अभी भी 1 पाउंड 70-60 पेंस, 70 पेंस चल रही है पेट्रोल की कीमत। भारत में कितनी बढ़ी? कम हुई। कुछ कम हुआ। भारत में क्यों हुआ? क्यों संभव हुआ? इसलिए संभव हुआ कि हमने अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो आप कहते क्या कर सकते हो, दुनिया में बढ़ रहा है तो भारत में भी बढ़ रहा है, बर्दाश्त करो। दुनिया में लोग कोविड से मर रहे हैं तो भारत में भी मर रहे हैं, बर्दाश्त करो। तो हमने, जब समाजवादी सरकारें थी, समाजवादी फिलॉसफी की सरकारें थी, तो हमने वह समय देखा है। हमने वह समय देखा है जब पूरे देश की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक 16 पेज के अखबार में आती थी। उसका नाम था रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज। उसमें पूरे देश में निकलने वाले प्राइवेट सरकारी हर नौकरी, 80s में और अर्ली 90s में निकलने वाली हर नौकरी उस 16 पेज के अखबार में एडवर्टाइज होती थी, सप्ताह आती थी। सारे बेरोजगार लड़के उसको खोलते थे, उसको खरीदते थे, उसके बाद उसमें से खोजते थे कौन कौन सी वैकेंसी निकली, फिर जाते थे बैंक में, पोस्ट ऑफिस में लाइन लगते थे, पोस्टल ऑर्डर खरीदते थे, या बैंक में लाइन लगते थे, बैंक ड्राफ्ट बनवाते थे, 20 रुपए का बैंक ड्राफ्ट बना के और एप्लीकेशन भर के भेजते थे, टाइप करवाते थे, टाइपिंग सीखते थे, टाइपिस्ट की नौकरी निकलती थी, बहुत बड़ी नौकरियां होती थी। जब मैं स्कूल से पास करके निकला हूं तो मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि चलो एक वैकेंसी दिखाई दी कि क्लर्क की नौकरी है, जिसके लिए अगर आप आईएससी में, क्लर्क की नहीं, सॉरी बहुत बड़ी बात बता दी, उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए था। इंटरमीडिएट में अगर आपको फर्स्ट डिवीजन मिला हुआ है तो आप प्यून की नौकरी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो कम से कम प्यून की नौकरी का लेवल आ गया मेरा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। तब मैं हमेशा नियम से उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज को पढ़ता था, और जब मैंने देखा कि अच्छा 12th पास करने के बाद आप प्यून की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने सोचा चलो कम से कम एक नौकरी भर का मेरा लेवल हो गया। बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, 1988 की बात है, यह तब की बात है। तो हम, उसके पहले की बात यह है कि एक कॉपी छपती थी, नोटबुक, स्कूल की जो नोटबुक आती थी वह वैशाली कॉपी करके आती थी, जो सरकारी होती थी, और उसको हम लोग सरकारी दुकान से खरीदते थे, और उसको खरीदने के लिए लाइन लगते थे। तो जब आप 1 घंटे लाइन लगते थे और 1 घंटे बाद आपका नंबर आता था, तो आपको 4 बड़ी कॉपी, रजिस्टर बोलते थे, या 6 छोटी कॉपी आप खरीद सकते थे एक आदमी के नाम पर। एक आदमी जो लाइन लगा है वो इतनी खरीद सकता था। और क्योंकि जो ये दूसरी सरकार तय कॉपी, करती थी, ये सरकार तय करती थी, कोटा उसके राज। अलावा जो कॉपी मिलती थी वह उससे 2 गुने से अधिक कीमत पे मिलती थी, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था मार्केट। तो आपको कागज भी सरकार से लेना है, और कॉपी भी छाप के बेचनी है, सरकार कॉपी छाप के बेच रही है। आपको अगर लाइन नहीं लगना है तो आप खरीदिएगा, तो एक कैपिटल नाम की कॉपी आया करती थी, ये नोटबुक, वो उसके 2 गुने से अधिक दाम में मिलती थी, और सस्ती सस्ती नोटबुक खरीदने के लिए 1-1 घंटा लाइन लगते थे, तो मिलता था। तब एक कार मिलती थी एम्बेसडर, हाँ, एक और स्कूटर आता था प्रिया का, और जब तक उसका लाइसेंस नहीं मिल जाता था तब तक आप साइकिल का, मुझे लोगों ने बताया कि साइकिल का लाइसेंस होता, मम्मी साइकिल पापा का ने बताया। लाइसेंस, रेडियो का लाइसेंस हुआ करता था, रेडियो का लाइसेंस हुआ करता था। मेरे घर में आज भी वो पड़ी हुई है। सालाना 15 रुपए लगते थे भाई साहब रेडियो सुनने के। 15 रुपए कितने होते हैं आज के दिन में, आप कभी कैलकुलेट कीजिएगा। जब मेरे पिताजी की सैलरी 1000 रुपए नहीं थी, तो रेडियो सुनने के सालाना 15 रुपए लगते थे। ये ये 80 के कंट्रोल था नेहरू इंदिरा गांधी का, हाँ, ये 80 के राजीव गांधी दशक का, की बात है। सबका। ये 80 के दशक की बात है। टीवी का लाइसेंस लगता था, पहली बार राजीव गांधी के समय में टीवी का लाइसेंस हटा है, नहीं तो टीवी का लाइसेंस लगता था। अरे सर कई साल तक लोगों ने कहा, 20-20 साल तक लोग चर्चा करते थे कि शहर में पहला टीवी हमारा था। हाँ, और मजे की बात बता दो, इंग्लैंड में आज भी टीवी का लाइसेंस लगता है। मैंने इस गुस्से में आज तक टीवी, बीबीसी। मैं टीवी नहीं देखता हूँ। इंग्लैंड में आज भी टीवी का लाइसेंस लगता है, और थोड़ा बहुत नहीं लगता है।
साल के 180 पाउंड लगते हैं, 18,000 रुपए। मैं नहीं देता हूं, मैं विद्रोह में नहीं देता हूं कि मैं नहीं दूंगा, मैं अपना एक ये पैसा दूंगा। बीबीसी की वसूली है सर। जी हाँ, बीबीसी की वसूली है सर। आप टीवी, जरूरी नहीं कि आप बीबीसी देखें, आप कुछ भी देखें, आपको वो लाइसेंस लेना है। आप कुछ भी देखें, आप इंडिया का चैनल देखें, लेकिन आपको वो लाइसेंस लेना है, क्योंकि सरकार आपसे पैसा लेके बीबीसी को देगी। तो यह एक सोशलिस्ट स्टेट जहां पर सब कुछ सरकार कंट्रोल करती है, वह ऐसा होता है, और भारत भी ऐसा ही था। और हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जब आप एक व्यक्ति से उसके प्रोडक्शन का अधिकार छीन लेते हो, तो वह क्या करेगा? जो प्रोड्यूस किया उसने, आप उससे छीन लोगे तो वो प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। तो आज के दिन में राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? वो एक आदमी के प्रोड्यूस किए हुए वेल्थ को उससे छीन लेंगे और दूसरे में बांटेंगे। अब किसमें बांटेंगे ये बात की बात है, कितना यहां बांटेंगे, कितना इटली भेजेंगे, वो बात की बात है। लेकिन वो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, इस बार हम बड़े अच्छे से बांटेंगे। मान लेते हैं आप कि उन्होंने हरिश्चंद्र की घुट्टी पी ली है और इस बार वो अच्छे से बांटेंगे। क्यों बांटेंगे? जिस आदमी से आप उसका वेल्थ छीन लेंगे, वो आदमी कल को वेल्थ प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। उसके बाद वेल्थ कौन प्रोड्यूस करेगा? वो व्यक्ति जिसको आपने मुफ्त में दे दिया है दूसरे से छीन के, वह प्रोड्यूस करेगा, या वह प्रोड्यूस करेगा जिससे आपने छीन लिया है? दोनों में से कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा भाई साहब। वेल्थ सर प्रोडक्शन प्रोड्यूस, जाएगा चाइना, वेल्थ प्रोडक्शन जाएगा प्रोड्यूस किया चाइना। जाता है। जी हाँ, ये यही करना है उन्हें, यही करना है, राहुल गांधी को यही करना है कि प्रोड्यूशन सर ये हो प्रोडक्शन चुका है। नहीं है। मेरे एक जी हाँ, व्यक्तिगत आदमी को मैं जानता हूँ, जी जिनकी फैक्ट्री थी, वो स्क्रैप, आई एम सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, वो एकदम विशुद्ध उदाहरण दे रहा हूँ, सन जी 2006 में और वो बंदा बड़ी मेहनत से जो है, उस एक स्टील फैक्ट्री थी, स्क्रैप से स्टील बनाती थी। तो वो वहां पर धीरे धीरे वहां नौकरी की, उन्होंने अकाउंटेंसी की, धीरे धीरे करते 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 वो किसी प्रकार से उस कंपनी के ओनर हो गए और एक अपना जीवन बनाया अच्छे से। वो भी यूपी के उस माहौल में जहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं होती थी कुछ भी। उनकी फैक्ट्री बंद हो गई। मेरी बड़ी दिन बाद उनसे मुलाकात हुई, मुझे लगा कि जो माफिया पैसा लेता है या अधिकारी पैसा लेते हैं या सर हर आदमी ने उनको जो है ब्लैकमेल करके दिया है, तब भी उस बंदे ने मेरी फैक्ट्री चलाई और उस फैक्ट्री से बहुत लोग का परिवार चलाए। तो उन्होंने कहा नहीं बंद करने की, मैंने कहा कि ज्यादा वसूली हो रही थी क्या? कह नहीं सर, लखनऊ से 2 घंटे की दूरी पे वो जगह है जहां उनकी फैक्ट्री थी, और कानपुर की इस्पात मिलों में उनका लोहे का इंगट जाता था। कानपुर में जो चाइना से लोहे का इंगट आ रहा था वो सस्ता पड़ रहा था कंपेरेटिव टू जो ये कानपुर से हार्डली 4-5 घंटे की दूरी से ये बना के प्रोड्यूस कर रहे थे। इसलिए उनको अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। ये हुआ राहुल गांधी के कार्यकाल, सोनिया गांधी के कार्यकाल में। सबको ट्रेडर बना दिया, यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करा दी। और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बंद कराई सर, कितने परिवार फिर पलायन हुआ, यहाँ से लोग चले गए, कहीं और चले गए, गुजरात चले गए, काम करने लगे कहीं और। रातों रात कानपुर जैसा शहर मारा है सर कम्युनिस्टों ने, यही कर करके। कानपुर मारा है, अहमदाबाद मारा है। कानपुर को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था। सर एवरी इंडस्ट्री, मस्टर्ड ऑयल हो और राइस मिल्स हो, दिस दैट, कानपुर सर अंग्रेजों के एकदम सेंटर में था। कानपुर यूज्ड टू बी द 5th लार्जेस्ट जीडीपी प्रोड्यूसिंग सिटी ऑफ इंडिया। इट वाज किल्ड। ये सुहासिनी अली नाम की कम्युनिस्ट है, मुजफ्फर अली की पत्नी है, बाद में नहीं रही वो, सांसदी के चक्कर में। और रातों रात सर 12 फैक्ट्रियां बंद हुई वहां पे, हजारों लोगों को छोड़ना पड़ा वो शहर। जो उनकी आजीविका थी वो कहाँ गए? गांव में बसे, कहाँ किया? कुछ लोग हैं, रंजय त्रिपाठी सर बताते हैं, जी, ये करना चाहते हैं ये राहुल गांधी एंटी। पूरे और ये देश के एटलीस्ट साथ ये करना चाहते हैं। जब आप करेंगे कि एक व्यक्ति से उसका प्रोडक्शन छीन लेंगे, आपको लगता है राहुल गांधी ने जिंदगी में कुछ प्रोड्यूस तो किया नहीं है? उन्होंने देखा ही नहीं है कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन भी नाम की कोई चीज होती है। उनको लगता है वेल्थ वही होता है जो उनके खानदानी चला आ रहा है लूट के और स्विस बैंक में जमा करके, उसी को वेल्थ कहते हैं। एक फोन करो पैसा आ जाता है। हाँ, जो पूरे दुनिया से लूट के जो जमा किया है उसी को वेल्थ कहते हैं। तो उसको छीन के लोगों में बांट दो तो बट जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। पर वो खटाखट एक दिन तो बटेगा, अगले दिन क्या होगा? अगले दिन वेल्थ कौन प्रोड्यूस करेगा भाई? अगले दिन उस वेल्थ को कौन प्रोड्यूस करेगा? आज आपने खटाखट खटाखट बांट दिया, वो अगले दिन फटाफट फटाफट खत्म हो जाएगा। फिर कौन, किसको कुत्ते ने काटा है कि वो यहां प्रोड्यूस करेगा? जरा ये बता दें, जब आप उससे सर छीन। पाकिस्तान भारत की सबसे उपजाऊ भूमि लेके गया है।
और सबसे बड़ा ट्रेड रूट लेके गया है। बस ये पैरासिटिकनेस जो है उनके पूरे समाज में व्याप्त है। तो सबसे उपजाऊ भूमि सब पंजाब के हमारे पास था उपजाऊ, उनके पास नहीं था। 3/4 पंजाब लेके गए और बंगाल का सबसे उपजाऊ जूट की लेके गए। पर पाकिस्तान के हालात देख लीजिए, पैरासिटिकनेस टू दी हाईएस्ट ऑर्डर है। वहां भी वही चल रहा है कि जो पैदा करेगा उसको 4 लोग लूट लेंगे, तो पैदा क्यों करेगा? बिल्कुल यही बात है कि दुनिया में जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, वह लोहा नहीं है, वह कोयला नहीं है, वह पानी नहीं है, वह आदमी का दिमाग है। यह बात जो नहीं समझता है कि दुनिया में प्रोडक्शन और कुछ नहीं होता है, नॉलेज का प्रोडक्शन होता है। और ग्रोथ और कुछ नहीं होता है, लर्निंग ग्रोथ होती है। आप चीजों को अच्छे से करना सीखते हो, तो आप बढ़िया से करते हो, औरों से बढ़िया करने लगते हो। जैसा किसी ने नहीं किया है, आप वैसा करने लगते हो और आप प्रॉस्परस होते हो। लेकिन जहां आप इस प्रोसेस को मार देते हो, यही हुआ पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की पूरी फिलॉसफी है, दिक्कत है कि चाहे वामपंथ हो, चाहे इस्लाम हो, मूल फिलॉसफी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की है, कि दूसरे से छीनो। कंसेप्ट नहीं है कि वेल्थ जो है वह क्रिएट करने की चीज है। उनका सर मानना एक है कि मासूम सा सवाल, जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शब्द का इस्तेमाल करके क्या लूट ऑफ वेल्थ को जस्टिफाई किया जाता है? नो, लूट ही है वो, रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो लूट है। रीडिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। तो आप चाहे खुद लूटें या आपने आपने 4 गुंडे रख लिए लूटने को कि भैया तुम मेरे साथ मिलके लूटो और हम तुमको भी देंगे। तो चुनाव में जब आप कहते हैं कि तो हम तुम्हें वेल्थ देंगे, दूसरे से छीन के तुम्हें देंगे, तुम हमें वोट दो, तो आपने क्या कर रहे हो? आप गुंडे पाल रहे हो कि भैया मुझे सत्ता दिलवाओ और मुझे लूटने में मदद करो, तुम्हें भी इस लूट का हिस्सा मिलेगा। तो बेसिकली वह गुंडागर्दी है, पर आप पब्लिक से गुंडागर्दी करा रहे हो। तो आप सबसे बड़ा जो काम कर रहे हो, वो यह कर रहे हो कि सबसे जो बड़ा नुकसान कर रहे हो, वो यह कर रहे हो कि पूरे देश की मोरल फैब्रिक को खत्म कर रहे हो। जो एक बेसिक मोरालिटी है जिसके बिना कोई समाज नहीं सर्वाइव कर सकता, वह यह है कि जो मेरा नहीं है वह मैं नहीं लूंगा। मैं जो कुछ लूंगा तो उसका मूल्य चुकाऊंगा। मैं अगर समाज आपसे कुछ लूंगा तो बदले में आपको कुछ दूंगा। इस ट्रेड ऑफ के बिना संसार नहीं चल सकता। अगर मैं आपसे कुछ लूंगा और बदले में आपको कुछ नहीं दूंगा, तो कल को आप वह चीज नहीं दोगे मुझे जो आपने आज मुझे दी है, या वह नहीं बनाओगे, तो फिर मैं आपसे कैसे लूंगा? मैं आपसे छीन के लूंगा। तो यह तो सभ्यता का विनाश है। तो यह राहुल गांधी सिर्फ अर्थव्यवस्था का विनाश नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी सभ्यता का विनाश करने आया है, और यह सभ्यता का विनाश करने की ही प्रक्रिया है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है युगांडा। जिन्हें समझ में आता है कि वेल्थ फैक्ट्री होती है, जिन्हें समझ में आता है कि वेल्थ कार होती है, वेल्थ घर होता है, वेल्थ दुकान होती है, वेल्थ बैंक बैलेंस होता है, उन्हें समझना चाहिए। युगांडा का उदाहरण बहुत अच्छा है। युगांडा से ईदी अमीन ने सारे भारतीयों को भगा दिया। सारे गुजराती थे वहां, सारी इंडस्ट्रीज उनकी थी, सारे बिजनेसेस उनके थे, उनको भगा दिया। और भगा ही नहीं दिया, उनकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली, उनका बैंक अकाउंट सीज कर लिया, उनसे सब कुछ छीन लिया। और वे सब एक बार छीन लिया तो फिर थोड़े वहीं पर रुकेंगे वे, सारे के सारे उठ के भाग के आ गए। उनमें से ज्यादातर आज लेस्टर में बसे हुए हैं। आज वे सभी फिर से मिलियनर है, फिर से मिलियनर है। कोई गरीब नहीं है, कोई सरकार पे डिपेंडेंट नहीं है, सब मिलियनर है। हर एक इंडियन और जो भाग के आया था युगांडा से, और पूरे युगांडा की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, क्योंकि जो रियल वेल्थ था वो वहां से चला गया। रियल वेल्थ मनुष्य की बुद्धि थी। जिन्हें वेल्थ क्रिएट करने आता है, उनका वेल्थ क्रिएशन का स्किल था रियल वेल्थ। आप इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इस चीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन का कोई तरीका नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे होता है? तो जो प्रोड्यूसर होता है वह क्या करता है? वह न सिर्फ नया नॉलेज क्रिएट करता है, वह दूसरों को सिखाता है, दूसरे उससे सीखते हैं। हेनरी फोर्ड ने कारें बनानी नहीं बनाई, कार किसी और ने बनाई। हेनरी फोर्ड ने असेंबली सिस्टम बनाया। तो उन्होंने क्या किया कि कारों को तेजी से, अधिक एफिशिएंटली, कम कॉस्ट में बनाने का तरीका निकाला। तो कारों की कीमत एकाएक घट के एक फ्रैक्शन रह गई। जो कारें पहले खिलौना हुआ करती थी अमीर लोगों का, वह जरूरत की चीज बन गई। तो आज के दिन में वह असेंबली लाइन सिस्टम दुनिया की हर कार कंपनी प्रयोग करती है।
वह हेनरी फोर्ड के पास अकेला नहीं रह गया, बाकियों ने सीख लिया हेनरी फोर्ड से, और वे भी अपनी कार उसी तरीके से बनाने लगे। तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैसे हुआ? तो दूसरी कंपनियों ने सीखा। पर क्या सिर्फ कंपनियों को मिला? जी नहीं, आपके पास कार आ गई। कल जो चीज सिर्फ एक रिच व्यक्ति के पास थी, सिर्फ एक बहुत धनी व्यक्ति के पास थी, आज वह आपके पास आ गई, आज वह सबके पास आ गई। आज इस बैंक में काम करने वाला चपरासी भी और अस्पताल में झाड़ू देने वाला जैनिटर भी कार से चल रहा है, तो वह धनी हुआ है। होने को वह जैनिटर है, ठीक है, वह कंसल्टेंट से कम ही सैलरी है उसकी, लेकिन वह धनी हुआ है क्योंकि आज वह कार से चल सकता है, जबकि 100 साल पहले उस शहर में सिर्फ 4 आदमी हो सकता है कार से चलते हो। तो आज वह व्यक्ति शहर के 4 सबसे धनी व्यक्तियों के बराबर हो गया ना। तो वेल्थ सर रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। आपने सर कार की इतनी बड़ी बात की, हम आज और अटल जी के कार्यकाल से हमने कायदे की सड़कें देखना शुरू किया भारत में। क्यों? क्योंकि 1990 के इकोनॉमिक लिबरेशन के बाद जो अचानक से एम्बेसडर थी, बाद में हुंडई, डेवू और तमाम टाटा इंडिका और सब अपनी इनोवेशन करके ऐसी कारें लाने लगे जो ज्यादा एफिशिएंट थी, परिवार के लिए थी, ऑफ कोर्स मारुति सुजुकी। फिर अटल जी ने कंसेप्ट लाया कि ये जो रोड है ना जिस पे कार चलेगी, हम रोड अच्छी देंगे और ये रोड खुद अपना पैसा जनरेट कर लेगी टोल के माध्यम से। आज वो रोड चूंकि खुद प्रॉफिटेबल हो गई है सर, उस टोल के चक्कर में हम आज एक्सप्रेस हाईवेज का जाल देख रहे हैं पूरे भारत में, जस्ट बेस्ड ऑन दोज की कारें जो चलेंगी वो अपना पैसा खुद दे देंगी और सड़क अपना पैसा खुद निकाल लेगी। और यही पैसा न प्रोड्यूस करने की जो समस्या थी, तो हमने भारत में क्या रोड देखी है। यहाँ से गोरखपुर जाते थे तो 10-10 घंटा लगता था, कितनी रेलवे ट्रैफिक और ये वो, मतलब जीवन क्या था क्या नहीं था। एक सर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना जो चाहता दूरी जी। आप 10 घंटे में तय करते थे, आज वह दूरी आप 4 घंटे में तय करते हैं, तो आपका जीवन रिच हुआ या नहीं हुआ? 6 घंटे से उस 6 घंटे में आपने अधिक 6 घंटे जीवन जिया, आपको जीवन के 6 घंटे मिले। आप उसका प्रयोग अधिक प्रोडक्शन के लिए कर सकते हो, आप उसका प्रयोग जीवन को अपने सुख के लिए जीने के लिए कर सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। परिवार के तो साथ कर सकते हो। जी हाँ, तो यह जो समृद्धि आई, यह समृद्धि सब तक पहुंचती है। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं होता कि आप एक से छीन के दूसरे को दे देते हो। एक से छीन के दूसरे को देने से सिर्फ वेल्थ का विनाश होता है। और यही एक बात है जो इस पूरी पुस्तक की सेंट्रल थीम, जिस पुस्तक की हम लोग बात कर रहे थे, लेट्स कम बैक टू दैट। इस पुस्तक की हाँ, यस, यस। सेंट्रल थीम है कि क्या होता है जब आप इस प्रोडक्टिव प्रोसेस को डिसरप्ट करते हो और जो प्रोड्यूसर है, जो प्राइम मूवर है, उसको आप वह नहीं करने देते जो वह करना जानता है। तो वह क्या करता है? वह बंद कर देता है, वह प्रोडक्शन बंद कर देता है। और जब वह प्रोडक्शन बंद कर देता है तो द मोटर ऑफ ही स्टॉप्स द मोटर ऑफ द वर्ल्ड, द होल सिविलाइजेशन कम्स टू अ स्क्रीचिंग हॉल्ट। तो काफी लंबी चर्चा हो गई। इस चर्चा के जी, अंत में हम फिर आते हैं उस जी। जगह जहां क्या होता है। फिर कुछ लोग इसको चलाने का प्रयास करते हैं सत्ता के माध्यम से, कि हम ऑर्डर करेंगे और तुम्हें मानना पड़ेगा। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण एक संदर्भ है इस पुस्तक में कि जी। डैग्नी टैगर्ट ने हाथ खींच लिया कि मैं ट्रेनें नहीं चलाऊंगी। उसको मेटल नहीं मिल रहा है क्योंकि हैंक रियर्डन ने स्टील बनाना बंद कर दिया। ट्रेनों की हालत खराब हो गई, ट्रेनें धीरे चलने लगी। उसमें एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही स्ट्रांग एक ऑफिशियल है, वो उस ट्रेन से चल रहा था। तो उसको समझ में आया कि ट्रेन नहीं चलेगी, ट्रेन नहीं पहुंचेगी। चिप क्यों नहीं पहुंचेगी? चैपलिन। जी हाँ, क्या नाम था उसका? किप चामर्स। ओके। वो तो पॉलिटिशियन। हाँ, एक पॉलिटिशियन चल रहा था, तो उसने कहा मैं ऑर्डर देता हूं, ट्रेन चलेगी। ट्रेन कैसे चलेगी भाई? इंजन खराब हो गया है, ट्रेन नहीं चल सकती। आपके हुक्म देने से इंजन अच्छा नहीं होगा। कोई भी एक इंजन लाके दो, नहीं तो मैं तुमको जेल में डलवा दूं। तो बंदे ने क्या किया कि जो एक इंजन था वो दे दिया। वह इंजन जो था वो कोल बर्निंग इंजन था, लॉग बर्निंग इंजन था, वो लकड़ी से चलता था।
उसमें खूब धुआं निकलता था और ट्रेन को जाना था एक टनल के बीच से। वह टनल जब बना था तो उसमें इतना अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम नहीं था कि वह उतने धुएं को हैंडल कर सके। तो जब ट्रेन उसमें घुसी और उसमें धुआं भरने लगा तो और उसका हुक्म है कि चलाना है और कोई व्यक्ति है नहीं जो डिसीजन ले, तो आपने हुक्म देकर ट्रेन को चलवा दिया। ट्रेन उस टनल के अंदर घुसी और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो उसकी कीमत किस किस ने चुकाई, यह बहुत अच्छा वर्णन है इस पुस्तक में। द मैन इन बेडरूम ए, car number 1, was a professor of sociology who taught that individual ability is of no consequence, that individual effort is futile, that an individual conscience is a useless luxury. दूसरा कौन मरा? तो the man in roommate 7, car number 2, was a journalist who wrote that it is proper and moral to use compulsion for a good cause. Compulsion use किया गया for a good cause. The woman in roommate 10, car number 3, was an elderly school teacher who had spent her life turning class after class of helpless children into miserable cowards by teaching them that the will of the majority is the only standard of good and evil. The man in drawing room 4B, car number 4, was a newspaper publisher who believed that men are evil by nature and unfit for freedom. The man in bedroom AH, car number 5, was a businessman who had acquired his business, an ore mine, with the help of a government loan under the Equalization of Opportunity Bill. यानी हैंक रियर्डन का एक आयरन माइन छीन कर इसको दे दिया गया था फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी बिल कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा बिजनेस नहीं रखेगा। तो हैंक रियर्डन के पास स्टील मिल भी थी और हैंक रियर्डन के पास आयरन ओर माइन भी था, तो उसका आयरन ओर माइन उससे छीन के इसको दे दिया गया। द मैन इन सीट नंबर 5, द मैन इन drawing room A, car number 6, was a financier who had made a fortune by buying frozen railroad bonds and getting his friends in Washington to defreeze them. जिसने अपना पैसा कमाया था politicians को इस्तेमाल करके। The man in seat 5, car number 7, was a worker who believed that he had a right to a job, whether his employer wanted him or not. तो जो स्थितियां आपने क्रिएट की हैं, the woman in room 6, car number 8, was a lecturer who believed that as a consumer she had a right to transportation, whether the railroad people wished to provide it or not. जी आप कुछ बोल रहे थे? मेरा फेवरेट ये वाला है सर, जो अगला वाला है। हाँ, the man in roommate 2, the man in roommate 2, car number 9, was a professor of economics. कौशिक बसु का नाम नहीं है इसमें, but was a professor of economics who advocated the abolition of private property, explaining that intelligence plays no part in individual production, in industrial production. That a man's mind is conditioned by material tools, that anybody can run a factory or a railroad, and it's only a matter of seizing the machinery. सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। The woman in bedroom D, car number 10, was a mother who had put her 2 children to sleep in the berth above her, carefully tucking them in, protecting them from the draft and jolts. A mother whose husband held a government job enforcing directives, which she defended by saying, I don't care. It is only the rich that they hurt. After all, I must think of my children. तो हर कोई प्रभावित होता है। The woman in roommate 9, car number 12, was a housewife who believed that she had a right to elect politicians of whom she knew nothing. The man in bedroom F, car number 13, was a lawyer who had said that I will find a way to get along under any political system. The man in bedroom A, car number 14, was a professor of philosophy who taught that there is no mind. How do you know that the tunnel is dangerous? No reality. How can you prove that the tunnel exists? No logic. That tunnel exists. No logic. Why do you claim that trains cannot move without locomotive power? No principle. Why should you be bound by the law of cause and effect? No rights. Why shouldn't you attach man to their jobs by force
and no morality. What is moral without running a railroad? What is moral about running a railroad? No absolutes. What difference does it make to you whether you live or die anyway? तो जितने लोगों ने भी इस व्यवस्था को खड़ा करने में अपना योगदान दिया, वे सारे लोग इससे प्रभावित हुए, उनके बच्चे प्रभावित हुए, उनकी पत्नी प्रभावित हुई, सबने इस ट्रेन एक्सीडेंट में मरे, इस ट्रेन एक्सीडेंट में मरे। वह ट्रेन एक्सीडेंट जो उन्होंने कॉज किया था, जो उन्होंने वह स्थितियां खड़ी की थी जब डैग्नी टैगर्ट ने कहा कि मैं अब इस रेल लाइन को और नहीं चला सकता, और तब आपने सरकार को बीच में लाया और कहा कि नहीं, रेल लाइन चलेगी, इसको हम चलाएंगे, हमारे हुक्म से चलेगी, आपके हुक्म से ऐसे चलेगी। और ऐसा होता था। याद करें कितनी रेल एक्सीडेंट हुआ करते थे। यस जो रेल एक्सीडेंट हुआ करते थे, हर सप्ताह एक रेल एक्सीडेंट हुआ करता था भारत में, और जो रेल एक्सीडेंट हुआ करते थे उनमें वे लोग भी मरते थे जिन्होंने वह व्यवस्था क्रिएट की थी, जो उस व्यवस्था के बेनिफिशियरी समझते थे अपने आप को। बिहार में यदि रेल एक्सीडेंट हुआ है तो सर वो लोग मरे जिन्होंने लालू को वोट दिया। जी हाँ। यूपी में अगर कानपुर में रेल एक्सीडेंट हुआ तो वो लोग मरे जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को वोट दिया, या उसके ठेकेदार या उसके जो भी थे। रेल एक्सीडेंट एक कैसे होता था? कोई एक काम है, रेल के ट्रैक है, आज बहुत समय से नहीं हो रहा, टचवुड नहीं होना चाहिए, पर कोई है ना जो अपना काम कायदे से कर रहा है, इसलिए एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में बाढ़ में आपदा आई थी सर, कितना लूटा गया था लोगों को, ट्रक जो है नहीं पहुंच पाए थे। तो ये किन कारणों से था? ये उन लोग के हाथ में सत्ताएं थी जो लोग अपना एक, अब क्या ही बताए किन लोग के हाथ में सत्ताएं थी, जिनको इनकी फिलॉसफी है, जिनको यह नहीं समझ में आता कि दुनिया चलाने से चलती है, अपने आप नहीं चलती है। उन्हें लगता है दुनिया अपने आप चलती है, वेल्थ अपने आप आ गया और हमारे पास सत्ता आई है, अब हम इसको काटेंगे और बांटेंगे। तो ये जो वेल्थ प्रोडक्शन का काम है, इस प्रोसेस को जब आप अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं तो यह स्थितियां पैदा होती है। और जब एक आप लाइन और है सर इस किताब में, मैं उस पे भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा, और आपका फिर मैं चाहूँ, बहुत समय दिया आपने। देयर इज नो सच थिंग एज टेम्परेरी सुसाइड। एक बार ये सरकार आएगी तो डाउनहिल ही होगा, टेम्परेरी नहीं होगा, परमानेंट सुसाइड ही होगा। ऐसा है क्या? कोई उदाहरण है सर? वेनेजुएला। जी, वेनेजुएला बड़ा अच्छा उदाहरण है। पुस्तक की चर्चा को समाप्त करते हैं वेनेजुएला के इस उदाहरण के साथ। वेनेजुएला बहुत अच्छा उदाहरण है। 1995 के आसपास, 90-95 तक वेनेजुएला पूरे अमेरिकी महाद्वीप के अंदर यूएस के बाद सबसे समृद्ध देश था। वहां ऑयल था, ऑयल मिला, और बहुत बड़ा, दुनिया का शायद दूसरा या पहला सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है वो वेनेजुएला के पास। और सरकार ने वो ले लिया और कहा कि हम इसको नेशनलाइज कर दिया है, अब हम इसके प्रोड्यूस को सब में बराबर बराबर बांटेंगे। जी सर। वेनेजुएला इतना बड़ा उदाहरण है, सर बता रहे थे कि फिर तेल आ गया, वेल्थ आ गया, क्योंकि तेल दुनिया खरीद रही थी, कोई यूज कर रहा था, कोई कहीं चल रहा था, उससे कुछ प्रोडक्टिविटी थी, उस कारण से जो है वो वेनेजुएला के पास अचानक से बहुत सारा पैसा आ गया। अब सरकार, भाई पैसा आ गया है तो अब हम जनता को बांटेंगे। और जनता को कैसे बांटा उन्होंने? एजुकेशन फ्री, दिस फ्री। हाँ सर, आप वेनेजुएला का उदाहरण बता रहे थे जी, प्लीज। तो वेनेजुएला का जो, वही बात जो आप बोल रहे थे, वेनेजुएला का उदाहरण बहुत अच्छा है कि सरकार ने ऑयल से आने वाले सारे इसको लोगों में बांटना शुरू किया। लोगों को कहा आपको काम करने की जरूरत नहीं है, हम आपको पैसे देते हैं। सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री जो सरकार चलाती थी वो चलती थी। विश्वास नहीं करेंगे कि लोगों को, बच्चों को स्कूल में पॉकेट मनी दी जाती थी, यूनिफॉर्म और किताबें नहीं, पॉकेट मनी भी दी जाती थी। तो बड़े मजे से चला। और मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ जी, कोई बात नहीं। और अचानक से एक बार क्या हुआ प्रेसिडेंट का जी? नाम क्या था? जी सर, ह्यूगो चावेज। ह्यूगो चावेज, चावेज। हाँ, ह्यूगो चावेज। इस भाग को एडिट कर दीजिएगा बाद जी। में। ह्यूगो चावेज जो प्रेसिडेंट था, वह चुनकर आया इस प्रॉमिस के साथ कि सबको यह फ्री में मिलेगा, वह फ्री में मिलेगा, और पूरे वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था जो थी
वह ऑयल पे डिपेंडेंट हो गई और बाकी कुछ भी प्रोड्यूस होना बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि दुनिया में ऑयल की कीमतें लगी घटने और जब ऑयल की कीमत घटने लगी तो वेनेजुएला के ऑयल की खास बात क्या है कि वह है जमीन के ज्यादा गहराई पर, तो उसको निकालने का कॉस्ट ज्यादा पड़ता है। तो वेनेजुएला का ऑयल तभी बिक सकता है जब दुनिया में ऑयल का प्राइस एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज्यादा रहे, और अगर ऑयल की कीमत कम हो जाए तो वेनेजुएला का निकाला हुआ ऑयल पे उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। तो वेनेजुएला की इकोनॉमी जाने लगी नीचे, लेकिन लोगों को आदत लग गई थी पैसे लेने की, तो सरकार ने छाप छाप के लोगों को पैसे बांटना शुरू किया। उसका नतीजा क्या हुआ कि वेनेजुएला की मुद्रा की कीमत जो है सो घटकर एक फ्रैक्शन रह गई, एकदम बिल्कुल फ्रैक्शन रह गई। वहां की टॉयलेट पेपर से ज्यादा सस्ता हो गया वेनेजुएला। 10 लाख बोलीवर का 1 दर्जन अंडा था सर, कुछ जी ऐसे। हाँ, 1 मिलियन बॉलीवर में एक अंडे का क्रेट मिलता था। तो हर कोई मिलियनर हो गया, लेकिन उस पैसे, तो वेल्थ जो है वो पैसा नहीं है, प्रोडक्शन है। अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो छाप के आप राहुल गांधी सबको छाप के खटाखट खटाखट 1 लाख रुपया दे सकते हैं, लेकिन उस 1 लाख रुपया में एक दर्जन अंडा नहीं मिलेगा अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और अगर आप लोगों से, प्रोड्यूसर्स से उनका प्रोडक्शन छीन लेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, फिर आप खटाखट खटाखट 1 लाख रुपया लीजिए और जाके बाजार में उससे 1 दर्जन अंडा खरीदिए। वेनेजुएला तो की महिलाओं को भी सर बहुत बुरी स्थिति देखनी पड़ी। जो वेनेजुएला वर्ल्ड की मिस यूनिवर्सेस प्रोड्यूस करता था सबसे ज्यादा संख्या में, क्या अब हुआ उन सबसे ज्यादा महिलाओं के संख्या में साथ? प्रोस्टिट्यूट प्रोड्यूस करने लगा। वहां की महिलाओं के पास एक ही प्रोफेशन बचा कि वह बॉर्डर पार करके दूसरे देशों में जाके प्रोस्टिट्यूशन का काम करने लगी। एक एवरेज आदमी का वजन 20% कम हो गया, इसलिए नहीं कि उसने डाइटिंग करनी थी, इसलिए कि खाना मिलना बंद हो गया या गरीबी आई। तो यह जो खटाखट बांटने वाला काम है यह वेनेजुएला ही बना सकता है, यह समृद्धि नहीं देता। तो यह बात जब तक कि वेल्थ का सोर्स क्या है, वेल्थ का सोर्स फ्री आदमी का फ्री माइंड है, और आप अगर उससे उसके प्रोडक्शन के को छीन लेंगे तो वह प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, और वह जब प्रोड्यूस करना बंद कर देगा तो वेल्थ का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, और तब राहुल गांधी के बांटे हुए 1 लाख रुपए खटाखट खटाखट ठेंगा कुछ नहीं खरीद पाएंगे। तो यह और छोटी सी जी, जी। नहीं आप कुछ कह रहे थे सर जी। तो हम इस डिस्टोपिया को जीने की कगार पर हैं। 1955 में जब इस किताब को लिखा गया था तो कहा गया था दिस इज अ डिस्टोपियन फ्यूचर शी हैज डिस्क्राइब्ड, दिस इज नॉट अ डिस्टोपियन फ्यूचर। Since then the world has moved forward in that direction and we are living the present that is described in this book as a future. इस किताब को एक वार्निंग के रूप में दिया गया था अमेरिका को, और अमेरिका ने इस किताब को पढ़ा पर इस पर वार्निंग नहीं ली। हमारे पास मौका है, हम सौभाग्य से अमेरिका से 50 साल पीछे चल रहे हैं। अमेरिका में जो बीमारियां 50 साल पहले आती हैं हमारे यहाँ 50 साल बाद आती हैं। तो हमारे पास 50 साल का वार्निंग टाइम होता है, सोचने का, समझने का और रिस्पॉन्ड करने का। तो इस वार्निंग को हम लें, इस वार्निंग को हम रिस्पॉन्ड करें, और इस पुस्तक को पढ़ें। वर्थ पढ़ने लायक पुस्तक है, अपनी ब्यूटी के लिए, अपने फ्लो के लिए, अपने रोमांटिसिज्म के लिए, अपने थ्रिल और सस्पेंस के लिए, और उस सच के लिए जो आज उस फिक्शन से निकलकर हमारी लाइफ की रियलिटी बनने की कगार पर है। बिल्कुल, और मैं आपकी बात से ये भी कहूंगा सर कि 1950 से लेकर 1990 तक भारत ने एक हिस्सा तो इस पुस्तक के उन कंसेप्ट्स का देखा है, और 1990 तक दिवालिया हो गया था। ये नेहरू गांधी परिवार के सोशलिज्म का देन है भारत को। बड़ी मुश्किल से हम निकले हैं 2014 में, बड़ी मुश्किल से भारत निकला है 1000 साल के बाद, कुछ करने, कुछ बनाने, सबका जीवन सुधारने। ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। और बात सिर्फ चुनाव की नहीं है कि राहुल गांधी आएगा या तेजस्वी आएगा, अखिलेश आएगा, कौन आएगा। बात यह है कि हमको, क्या केजरीवाल आएगा। बात हमको है कि ये हमको इस कंसेप्ट को समझना है कि कौन क्या लेके आ रहा है और उससे क्या हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई टुक, मतलब इतना ही आप इतना आपसे समय लिया।
भविष्य में आपसे इन बातों की और भी आकांक्षा रहेगी, किताब के माध्यम से या रेलेवेंस के माध्यम से, आज के समाज के माध्यम से। मेरे और पास इस पुस्तक पर बात करने के लिए कभी समय कम नहीं पड़ेगा और कभी समय पर्याप्त नहीं होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर साहब के कई सारे वीडियोज़ हैं, जयपुर डायलॉग्स पर भी हैं और भी अन्य जगहों पर हैं। बहुत सारे चैनल्स पे आप जाते हैं, तो फैज़ सर के यहाँ पे, नीरज अत्री जी के यहाँ पे, उन और बहुत सारे जो आज के समाज के बहुत सारे विषय हैं, उन पे बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी नज़र है। डॉक्टर साहब को फ़ॉलो करें, इनके फ़ेसबुक लिंक ज़रूर पढ़ें, बहुत क्लैरिटी आएगी। और डॉक्टर साहब, समय देने के लिए राजेश सर, बहुत-बहुत धन्यवाद एंड इट वाज़ एन ऑनर मीटिंग यू, टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार।